उस बच्चे को, क्योंकि हमने उसको जल्दी पहचान लिया, जल्दी हेयरिंग एड लगा दिया, लगाने के बाद में ऑप्टिमली जो उसकी रेजुअल हेयरिंग है उसको यूटिलाइज किया, लैंग्वेज एंड स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया, तो ये सब चीज़ें जो हैं उस बच्चे को बड़ा होने के बाद में मौखिक रूप से बातचीत, जैसे हम लोग और आप लोग बात करते हैं उस तरीके से बात करने में मदद करेगा और उसको कम्युनिकेशन में, सोशलाइजेशन में और इमोशनल डेवलपमेंट में मदद करेगा। एंड at the end of the day the child will become a useful contributing member of the society। वो बच्चा जो है समाज का एक सहभागी बन जाएगा, उसमें योगदान कर सकेगा ना। आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ कुछ सूची मैंने बनाई है। पहला है मेल फॉर्मेशन ऑफ द ईयर। अगर कान की बनावट में कोई डिफेक्ट हो, आपने देखा होगा कुछ बच्चों के कान कटे फटे होते हैं, होते ही नहीं है, या कान बिल्कुल मुड़ा हुआ होता है, कान का छेद ही नहीं होता है, ये कारण हो सकता है। दूसरा फ्रीक्वेंट ईयर डिस्चार्ज, बार बार कान का बहना, कान से बार बार मवाद आती रहती है, तो हम तब भी अगर हम नियमित उसका इलाज ना कराएं और कान के मवाद को हम बार बार आने दें तो वो इट कैन कॉज ए परमानेंट हेयरिंग लॉस। अगर हम इलाज करा लेते हैं तो वो कान के सुनने की शक्ति जो है वो ठीक रह सकती है। हैज़ पेइंग अटेंशन इन द स्कूल। क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा होता है और बच्चा जो है वो इधर उधर देख रहा होता है, कोई अटेंशन नहीं दे रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को सुनने में कुछ ना कुछ कमी है। देन डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच इफ प्रेजेंटेड फ्रॉम बिहाइंड और ए डिस्टेंस। अगर अध्यापक कक्षा में दूर से बोलता है या पीछे से बोलता है, कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक क्लास में चलते चलते बोलता है और बच्चा आगे बैठा हुआ है और बच्चे के पीछे पहुंच करके बोलते हैं, तो उस बच्चे को कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड आंसर्स इररिलेवेंटली। प्रश्न के अनुकूल उत्तर नहीं होता है। आप प्रश्न कुछ पूछते हैं, वो बच्चा उत्तर कुछ और देता है और बार बार है जी, क्या कहा, फिर कहना, इस तरह के सवाल आपसे करता है, तो आप कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर सुनने में कुछ खराबी हो सकती है। पुट्स द टीवी रेडियो टू लाउड। घर में आप टीवी देख रहे हैं, जैसे ही वो बच्चा घर में आता है, आते ही कहता है, कहने के क्या बात है, आपने टीवी की आवाज़ क्यों बंद करी हुई है, थोड़ा तेज कीजिए। या विद्यालय में आप कोई एक कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं, सारे बच्चों को कहता है मैडम टीवी की आवाज़ आपने बंद कर रखी, थोड़ी तेज़ करिए आप। इसका मतलब है कि उस बच्चे को सुनने में कुछ तकलीफ हो सकती है। डज नॉट रिस्पॉन्ड इफ कॉल्ड फ्रॉम अनदर रूम। दूसरे कमरे में से बुलाने पर आवाज़ नहीं देता है। डिस्प्लेस पुअर वोकेबुलरी एंड ग्रामर। व्याकरण और सीमित शब्दकोश रहता है, क्योंकि हम जितने भी शब्द सीखते हैं ज़्यादातर सुन कर के सीखते हैं और वो उस सुनने में कमी होने की वजह से वो बच्चा ठीक से शब्द नहीं सीख पाता है। तो ऐसे बच्चों की जो भाषा होती है वो टेलीग्राफिक लैंग्वेज होती है। जिस प्रकार से हम टेलीग्राम में भाषा लिखते हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, और सीमित वोकेबुलरी होने की वजह से उन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। यूजेस टू मेनी जेस्चर्स। बहुत ज़्यादा इशारों का प्रयोग करता है। परफॉर्म पुअरली इन डिक्टेशंस। क्लास में जब श्रुतलेख बोला जाता है, डिक्टेशन दी जाती है, तो उसमें वो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करता। एंड अनेबल टू टेक डाउन नोट्स इन द क्लासरूम। कि अध्यापक जब नोट्स देते हैं क्लास में, या हम बोलते जाते हैं और हम अपने नोट्स बनाते हैं, तो वो बच्चे नोट्स नहीं ले जाता है और उनके लिए बार बार जो है वो बराबर वाले छात्र की किताब में बराबर, जब भी कुछ लिखना होता है या डिक्टेशन हो रही है या नोट्स लेने होते हैं, तो बराबर वाले की किताब में से देख करके, बराबर वाले की किताब में से देख करके लिखता है। Now we come to strategies for classroom management and adaptation in inclusive education of children with hearing impairment। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ऐसा बच्चा आता है जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला है, जिसको सुनने में कमी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें अपनी कक्षा के लिए करनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी इस प्रकार का बच्चा, जिसने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है और श्रवण यंत्र लगाया होता है और वो कक्षा में आता है, तो अध्यापक क्या करता है, सारी क्लास को कहता है, कहने के भाई देखो ये बच्चा हमारी क्लास में आया है और इसने हेयरिंग एड लगाया है, इसके हेयरिंग एड को कोई नहीं छुएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जैसे ही मौका मिलता है, सारे बच्चे उसका हेयरिंग एड या तो तोड़ देते हैं या छीन करके ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर हम क्लास में जब बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसके हेयरिंग एड को भी इंट्रोड्यूस करा दे। अर्थात कि भाई ये बच्चा है, ये कम सुनता है और उसको सुनने के लिए इसने सुनने की मशीन लगाई है,
ये सुनने की मशीन आवाज़ को तेज़ करके इसके कान में भेजती है, जिससे इसको सुनने में मदद मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं कि भाई कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक सुनने की मशीन है जो आवाज़ को तेज़ करती है, और वो बच्चों को फील करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको महसूस करने दे सकते हैं कि भाई इससे क्या होगा कि वो बच्चे जो हैं बाद में इस बच्चे की मशीन को तोड़ेंगे नहीं। दूसरा सवाल आता है कि बच्चे को हमें कहाँ बिठाना है। बिठाने के लिए जो हियरिंग इम्पेयर बच्चा है वो उसको 2-3 चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है। नंबर 1, हियरिंग एड से सुनकर के बात को समझना। नंबर दूसरी बात, अध्यापक जो बोल रहा है उसके मुख पर होने वाली हलचल, उसको स्पीच रीडिंग कहते हैं। वो पीसीपी के दौरान आपको उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि भाई स्पीच रीडिंग क्या होती है। स्पीच रीडिंग का मतलब ये है कि जो बोलने वाले व्यक्ति के होंठ जो हिल रहे हैं उनको देख करके हम उसकी बात को समझते हैं, तो वो स्पीच रीडिंग भी करना होता है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट काम है वो है कि जो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है उसको समझना। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अध्यापक को बच्चे को ऐसी स्थान पर बिठाना चाहिए कक्षा में जहाँ से वो पहली बात कि अध्यापक की आवाज़ उसके हियरिंग एड के माइक्रोफोन तक पहुंच जाए, नंबर 1। नंबर दूसरा, वो ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से देख सके। नंबर तीसरा, जो उसको अध्यापक के जो चेहरा है उसको भी अच्छी तरह से भली प्रकार से देख सके, ताकि उसको स्पीच रीडिंग करने में मदद मिले। नाउ ट्राई टू कीप द एनवायरनमेंट एज क्वाइट एज पॉसिबल। दिस विल फैसिलिटेट द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट टू हियर बेटर विद हियरिंग एड्स। शोर वाले स्थान में हम सामान्य लोगों को सुनने में, दूसरों की बातों को समझने में तकलीफ़ होती है, और हमको कान के पास ले जा करके या बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है तब हम सुनते हैं। तो ऐसा ही हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ में भी है, क्योंकि जो क्लास में शोर होता है वो हियरिंग एड उस शोर को भी तेज़ करके उस बच्चे के कान में भेज देता है। तो अगर क्लास का वातावरण शांत रहेगा तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को तो अध्यापक की या दूसरों के द्वारा कही गई बात समझने में आसानी होगी। इसके साथ साथ जो अन्य बच्चे हैं उनको भी समझने में आसानी होगी। देन प्रोवाइड सिक्योर एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, कि बच्चे को कंसिस्टेंट और सिक्योर एनवायरनमेंट, जहां हमने उसको एक जगह उसके स्थान निश्चित कर दिया, उसके साथ में बैठने वाले बच्चों का स्थान भी निश्चित रहना चाहिए। रोज़ रोज़ उनके स्थानों को नहीं बदलना चाहिए, इससे बच्चा जो है वो अनसिक्योर्ड फील करता है और कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। इसलिए क्लास में हम देखते हैं कि अक्सर सभी बच्चों का बैठने का स्थान निश्चित होता है, तो इस बच्चे का भी बैठने का स्थान निश्चित होना चाहिए, और साथ साथ में जो इसके लेफ़्ट और राइट, दाएं और बाएं जो बच्चे बैठते हैं उनका भी स्थान निश्चित होना चाहिए। ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड नॉन कॉम्पिटिटिव पीयर इंटरेक्शन। डू अ लॉट ऑफ कमेंट्री, स्पीक आउट लाउड, गिव प्ले by play description of what your child is doing. Children learn to talk by listening. कि आप कक्षा में जो भी काम करते हैं उसकी कमेंट्री कीजिए। आप जो कर रहे हैं, बच्चा जो कर रहा है, उसके बारे में आप बातचीत करते रहिए, क्योंकि हम सुन कर के ही बोलना सीखते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा सुनेगा उतनी ज़्यादा भाषा उसके अंदर आएगी और वो उतना ही ज़्यादा बोलना सीखेगा। रिवाइड द चाइल्ड फॉर करेक्ट स्पीच। अगर बच्चा क्लास में कभी कभी ठीक बोल देता है, ठीक उत्तर दे देता है, तो उसके लिए, उसके प्रत्युत्तर के लिए हमको उसको शाबाशी देनी चाहिए और उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो और ज़्यादा बोले। इसके विपरीत अगर कभी वो कुछ, उसकी वाणी शुद्ध नहीं है तो उसको हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, या उसका उत्तर गलत नहीं है तो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। एनकरेज पीयर ट्यूटरिंग, जो सहपाठी शिक्षण जिसको हम कहते हैं, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। एंश्योर द चाइल्ड हैज नोटेड द होमवर्क कंप्लीटली। इफ पॉसिबल द टीचर में टेक अ फ्यू विजिट्स एंड शुड कीप अ नोटबुक विच कैन बी सेंट बैक एंड फोर्थ। अगर संभव हो सकता है तो बधिर बालक के घर पर अध्यापक जा कर के वहाँ देख सके, तो उससे उसको ये पता लग सकता है कि भाई घर में कौन कौन लोग इस बालक को किस प्रकार की मदद कर सकते हैं, तो उसके अनुसार उस बच्चे का गृह कार्य या उसकी एक्टिविटीज़ को हम प्लान कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक नोटबुक हम रख सकते हैं जिसमें अध्यापक अपने निर्देश घर में भेज सकता है, और जो माता पिता की आवश्यकताएं वो लिख करके स्कूल में अध्यापकों को भेजी जा सकती हैं।
Now, the teacher should be supportive and sympathetic towards the parents of children with hearing impairment. The parents of the child with hearing impairment may feel angry, guilty, frustrated and embarrassed. जो बधिर बाल जो अध्यापक है, कक्षा का अध्यापक है, उसको इन बच्चों के माता पिता के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि पहले ही वो इस बच्चे की वजह से काफ़ी गुस्से में हो सकते हैं या गिल्ट फील करते हैं कि भाई पता नहीं हमारे किन कर्मों का फल हमको मिला है, और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपने आप को एम्बरेस्ड फील करते हैं, या ऐसा लगते हैं कि भाई जैसे पता नहीं हमारे ये बच्चा बधिर हो गया तो क्या बात हो गई। तो इसलिए उन ऐसे बच्चों के माता पिता के प्रति हमको सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। एंड द टीचर में एश्योर द पेरेंट्स ऑफ नॉन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन दैट द टीचर विल हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हमारे पास में आया, हमारा सारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है, तो दूसरे बच्चों के माता पिता ये सोचने लगते हैं कि भाई ये तो सिर्फ इसी बच्चे को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे बच्चों के माता पिता ऐसा ना सोचना शुरू कर दें कि भाई इस स्कूल में तो हम अपने बच्चों को भेजना ही बेकार है, क्योंकि जो अध्यापक है वो तो सिर्फ उस हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है। तो द टीचर हैव टू कीप ए बैलेंस, कि दूसरे बच्चों को या उनके माता पिता को ऐसा महसूस ना हो कि आप सिर्फ उस बच्चे के लिए, उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप उस बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरी कक्षा के लिए हैं। द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, aggression, destructive, hyperactive, temper tantrum and attention seeking. The teacher should be prepared to identify and manage such behavior problems in a firm and sensitive manner. तो जो अध्यापक है उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो उनको पहचान ले, पहचानने के बाद में उन समस्या व्यवहारों को किस प्रकार दूर किया जाना है, कि बच्चे को ये भी महसूस ना हो कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और वो हो भी जाए। तो वहाँ हमको फर्म भी होना है और सेंसिटिव भी होना है। Alone we can do so little. Together we can do so much.